नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कल आखिरी चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। यूपी में 13 सीटों पर जनादेश किसके साथ होगा? बीजेपी के 400 पार का दावा सच होगा या फिर विपक्षी गठबंधन की मिलीजुली सरकार का सपना पूरा होगा? किसके दावे में कितना दम है, ये 4 जून का जनादेश तय कर देगा। उधर कन्याकुमारी में पीएम मोदी की तप साधना पर भी सियासत पूरी तरीके से गर्म है। विपक्ष इसे प्रचार कह रहा है तो बीजेपी तीखे लहजे में पलटवार कर रही है। आज इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव एक्सप्रेस की सियासी बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट। कन्याकुमारी से संदेश, किसका होगा जनादेश? 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखो। सियासी हीटवेव, क्या है 4 जून का संदेश? आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आखिरी चरण, नंबर पर रण। 543 में अगर 400 पास है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। साधना पर सियासत, मोदी वर्सेस विपक्ष। 10-10 कैमरा लगा के अगर वहां पर शो करेंगे, ये अच्छा नहीं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। थोड़ी देर में जैनेन्द्र अर्कवंशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता एसबीएसपी। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हीरो वाजपेयी जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। कल 7वें चरण की वोटिंग होनी है, उसके बाद चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। हर किसी को इंतजार होगा 4 जून का, जब काउंटिंग होगी और परिणाम आएगा। अभी भी आप अपनी बात पर कायम है 7वें चरण के रण से पहले भी कि अब की बार 400 पार, और आप ये मान रहे हैं कि 7वें चरण की बची हुई 13 सीटें आपके खाते में जा रही हैं? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो 7वें चरण की 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेंगी। जहां तक आपने पूछा कि आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया उसके साथ लास्ट तक है। आप देखिए, अभी तमाम लोग अपने नए नए ख्वाब सजाए हुए। मैं आज देख रहा था ट्विटर पे, पार्टी समर्थक अभी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई रक्षा मंत्री बन रहा है। अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग नेताओं को सब कुछ सारे पोर्टफोलियो बांट डाले हैं ट्विटर पे। तो ये लड़ाई भी जनता देख रही कि जो आज चुनाव का अभी आखिरी चरण समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले ये घमासान मच गया है। और वहीं आदरणीय मोदी जी ध्यान करने के बाद पहुंच रहे हैं दिल्ली। रिजल्ट के तुरंत बाद मंत्रालयों की बैठक लेंगे। अधिकारियों को पहले से निर्देश दे रखे, 100 दिन के आगे के कार्यक्रम के निर्देश दे रखे। उन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास और विकसित देश को आगे बढ़ाने के काम में लगी, और ये मंत्रालय की लूटपाट में अभी से समर्थक पड़ गए। और ऐसे लोग, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। उसको इस बात का आभास शुरुआत से था कि इनको वोट देना यानी कि एक ऐसी सरकार बनाना जो सरकार ना स्थिर होगी, ना उसका कोई नेतृत्व होगा, पता नहीं कौन कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री का सौदा करेगा। इसलिए समझदार जनता लगातार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 चुनाव में हमको समर्थन देती आई है, हमको आशीर्वाद देती आई है। और मुझे लगता है कि इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से प्रचुर बहुमत से बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। विपक्ष में जरूर घबराहट है और तरह तरह की अफवाहें फैलाया, लेकिन इन अफवाहों का कोई असर आम जनमानस पर नहीं है। नेहा यादव जी, हीरो वाजपेयी जी का कहना है कि हमें कोई आशंका नहीं है, कोई शंका नहीं है, पूरा विश्वास है। आपने भ्रम फैलाया, लेकिन जनता का साथ बीजेपी के साथ है। देखिए अमित जी, साधना पर सियासत की जगह इनको साधना पर ड्रामा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिन आखिरी चरणों पे 13 सीटों पे चुनाव है, 13 की 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है।
और आप देख लीजिएगा जिनमें से 12 सीटों पर तो इनकी जमानत जब्त होने जा रही है और एक सीट पे हमारी लड़ाई है जो क्योटो की सीट है इनकी, और उसी सीट को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज साधना करने पहुंचे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, आज प्रधानमंत्री अपना सांसदीय का चुनाव तक हारने जा रहे हैं। उस सांसदी को अपनी संसदीय सीट को बचाने के लिए साधना करने पहुंचे, वो भी अपने कैमरामैन, वीडियो मैन, अपने फैशन डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट सबको लेकर पहुंचे हैं। और इतने कैमरामैन, वीडियो मैन पहुंचे हुए हैं कि हर एक स्टेप की कब कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे कपड़े बदल रहे हैं, कैसे उनकी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, हर चीज की तस्वीरें मिनट टू मिनट आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो ये इस देश के प्रधानमंत्री को जब जवाब देना था महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जिस तरह से किसानों पे अत्याचार हुआ उस पर, किसानों की कर्ज माफी के झूठे वादे पे, जब इन सब जमीनी मुद्दों पे जवाब देना था तो प्रधानमंत्री जी जाके कन्याकुमारी बैठ गए, साधना करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं जनता के सवालों से भागना हुआ और आज जनता प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगी, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेगी। और आप देख लीजिए कल होने वाली जो वोटिंग है 1 तारीख को, जो 7वां चरण है, वो 7वें चरण से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ठीक है प्रियंका जी, मैं साधना पर सियासत वाले हिस्से से बचना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि डिबेट उसी में उलझ कर रह जाए। लेकिन आज हमने एक तस्वीर देखी कि हिमाचल में जब प्रियंका गांधी जी गई थी, वो वहां पर पूजा अर्चना कर रही थी, तो उसकी तस्वीर भी सामने आई। तो जब कोई नेता कहीं पर जा रहा है, कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि उसकी कवरेज होती है, वो तस्वीरें आती हैं। इससे दिक्कत और परेशानी क्यों हो रही है विपक्ष को, या फिर पीएम के साधना करने से दिक्कत क्यों हो रही है, उनके मौन रहने से दिक्कत क्यों हो रही है, ये बात लोगों को समझ में आ नहीं रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास 10 साल का समय था। वो 10 साल में अपने किए गए कार्यों का वर्णन कर सकते थे और साधना में जाने से पहले वो कम से कम ये जनता को बता कर जाते कि कितनी नौकरियां वो देंगे और कितने लोगों को वो जो है किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि वो दुगनी आय का जो उन्होंने वादा किया वो नहीं दे पाए। किस तरह से वो इस देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, इन सारे मुद्दों पर उन्हें बताना चाहिए था। पर खैर, प्रधानमंत्री जी का ये स्टाइल है और ये पहले भी उन्होंने किया है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ उसमें सरप्राइजिंग नहीं था। पर हकीकत ये कि साधना और ध्यान एक ऐसी चीज है कि 10 कैमरे के साथ में तो मुझे लग रहा है संभव ही नहीं, एक मानव के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते, तो हो सकता है उनके लिए ये संभव। खैर, दूसरी बात देखिए, जिस तरह से वो सूर्य को अर्घ देने में भी 3 एंगल डिसाइड कर रहे थे, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए था, क्योंकि हंसी का और मजाक का पात्र बनने से बेहतर है कि जनता को उसकी जिम्मेदार एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बताना चाहिए था कि उनके मैनिफेस्टो में कहीं जॉब का कोई जिक्र भी है, उनके मैनिफेस्टो में कहीं किसानों के लिए कुछ दुगनी आय के बारे में फिर से कुछ है तो कि नहीं है। ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी। उन्हें ये बताना चाहिए था कि बनारस के वो सांसद रहे, बनारस को उन्होंने क्योटो बना दिया। अभी तो मुझे लग रहा है बनारस में कोई रैलियां भी नहीं की उन्होंने, सिर्फ नामांकन के दिन गए, उसके बाद दोबारा मतलब कोई रैली तक नहीं करी। आप जो कह रही हैं कि ये सब जनता को बताना चाहिए था, 76 दिनों से वही सब तो बता रहे थे वो भी, और आप भी बता रही थी कि वो क्या क्या नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये है कि बता रहे थे, वो तो मंगलसूत्र पे बातें कर रहे थे, मछली मटन पे बातें कर रहे थे। ठीक है, तभी तो आपको मुद्दा मिला और आपको लग रहा है कि आपका पलड़ा भारी है ना, ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना प्रियंका जी। सबका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी सिर्फ गरिमा अब मैं कह रहा हूँ कि प्रचार प्रसार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब तो प्रचार रुक गया भाई, वो नहीं कर पाए, तभी तो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, तो आपके लिए अच्छी बात है ना। मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ प्रियंका जी, मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो कैमरों के साथ वहां पर साधना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से साधना कर रहे हो, अगर साधना से दिक्कत है तो आप लोग भी जाके साधना करते। आप, मैं कह रहा हूं उन्होंने 3 कैमरे लगवाए, आप 6 कैमरे लगवा लेते, इससे तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी साधना दिखावा नहीं है, हम चुनाव के दौरान जनेऊ नहीं पहनते। क्या होती है लोकतंत्र का ये महापर्व है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज जो जनता के मुद्दे उठाएगा वही सफल हो पाएगा, बाकी जो सिर्फ अपने मन की बात करेगा उसको जनता नकार देगी। और उसी का ये परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी को जनता ने नकार दिया है। उनके किए गए कामों को कहीं दिखाया ही नहीं जा रहा, कहीं बताया ही नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं उनका मैनिफेस्टो पूरे चुनाव में गायब है। सिर्फ साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को असहज महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो इस तरह की अनाप शनाप बातें कह रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है इस देश की जनता के लिए। आप बताइए, इससे पहले हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने क्या मुजरे जैसा शब्द विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया है?
और आप ये बताइए कि उनको इस ये देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी किसी ने तू तड़ाक भी लेकिन नहीं किया था। जिस तरह की भाषाएं बोली गई हैं वो भी ठीक नहीं है। ये नया चलन आया और 2014 के बाद ही स्टार्ट हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस देश में कभी ऐसे प्रधानमंत्री के लिए किसी ने तू तड़ाक भी नहीं किया, किसी ने रेरी मारकर संबोधित नहीं किया था। जो राहुल जी ने किया वो भी ठीक नहीं है। हीरो वाजपेयी जी आपका काउंटर, उसके बाद मैं जनन जी के पास जाऊंगा। हीरो वाजपेयी जी आपको आवाज मिल रही है? आप अगर काउंटर करना चाहते हैं तो, वरना मैं जैन जी के पास जा रहा हूं। अच्छा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैन जी, एक सीट आपके हिस्से में गई है, घोसी सीट। अभी क्या लग रहा है कि 2019 में जो नहीं हुआ वो 2024 में हो जाएगा? बीजेपी का साथ मिला है, आप एनडीए का हिस्सा हैं और इस सीट पर आप कमल खिला ले जाएंगे, आपकी जीत हो जाएगी आपकी पार्टी की? नहीं, बल्कि छड़ी का निशान है और छड़ी के निशान पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आप गठबंधन के साथ ही हैं, आप छड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। छड़ी चले कमल खिले, बात तो एक ही है ना? नहीं, बात एक ही है। हाँ। लेकिन आपने इस सीट की बात की, इस सीट पर छड़ी का निशान है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, इस सीट पर छड़ी के निशान के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 से 80 लोकसभा सीटों पर हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन बिल्कुल सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। माननीय मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्य हो, चाहे माननीय योगी जी के द्वारा किए गए कार्य हो, उन पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। हमारी बहन प्रियंका जी अभी कुछ बोल रही थी रोजगार के लिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट आई थी अभी, तो शोध संस्थान का नाम है स्कॉट, उसने बिल्कुल स्पष्ट करके योजना वाइज ये आंकड़ा दिया है कि किस योजना के अंतर्गत कितने रोजगार सृजित हुए और कितने लोग व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजित हुआ। तो उसने बताया कि प्रति वर्ष 5.14 करोड़ व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजित हुआ और 10 सालों के अंदर 51.4 करोड़ 51.4 करोड़ रोजगार सृजित हुआ। यहाँ पर मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं, ये डायरेक्ट रोजगार है, इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से जो रोजगार है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रियंका जी को, बहन को बताना चाहूंगा, अभी ये बता रही थी कि कैमरे लेके गए। अरे भैया, हमने वो दौर देखा है जब दिल्ली की जामा मस्जिद पर आपके नेता लोग चक्कर लगाते थे वोटों के लिए। हमने अभी इसी चुनाव में देखा है कैसे आपकी जो सलमान खुर्शीद जी की बेटी है, सपा में है वो शामिल, कैसे वो फर्रुखाबाद के अंदर वोट जिहाद की बात कर रही थी। अरे आप अपने राहुल जी से कहिए ना कि बैंकॉक में आप जहां साधना करने जाते हैं आप कैमरे लेके जाइए। उन्हें किसी ने मना किया कैमरे लेके जाने को? मैं यही जानना चाहता हूँ। ठीक है, प्रियंका जी आपका काउंटर। जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का कॉन्सेप्ट चलता था। आज की डेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। जितने माफिया हैं सभी को उल्टा लटका के जेल में उनकी खातिरदारी की जाती है। उत्तर प्रदेश से माफिया बिल्कुल बाहर है या जेल के अंदर है? उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं आ रही है। एक सेकंड, आप प्रियंका जी का काउंटर सुन लीजिए। जनन जी, जी प्रियंका जी बात करते थे, वो किसानों के हक की बात नहीं कर पा रहे हैं, मुंह हकला रहा है आपका, और आप कह रहे हैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रोजगार की बात आप करेंगे? अरे आप करेंगे रोजगार की बात? भारतीय जनता पार्टी तो बता नहीं पा रही है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी। जितनी नौकरियां उन्होंने निकाली उससे ज्यादा पेपर लीक हो गए। उसके बाद समय में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है। दूसरी चीज 2024 के समय किसानों की जो आय थी वो 6,000 रुपया थी। 2018 में जो आखिरी सर्वे हुआ था 10,500 रुपया उस समय किसानों की आय थी। अगला सर्वे आएगा मैं वो भी बताऊंगा कि 2024 या 2023 में किसानों की आय कितनी हुई। एक और चीज बताऊं, ओके प्रियंका जी, फिर से आऊंगा जनन जी आपके पास भी आऊंगा। विजय उपाध्याय जी को चर्चा में शामिल करता हूं मैं। विजय उपाध्याय जी, साधना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई कैमरे के साथ कर रहा है, बिना कैमरे के कर रहा है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो साधना करके एडवांटेज गेन कर सकता है तो आप भी साधना कर सकते हैं, किसी ने रोका तो है नहीं। क्या ये डर है कि 7वें चरण से वोटिंग से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उससे एक डर है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन 57 सीटों पर अभी वोटिंग होनी है वहां पर हवा का रुख बदल जाए, या उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर हवा का रुख बदल जाए, इस वजह से मुखर होकर विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए, आमतौर पे जो मतदाता को मन बनाना है वो बना चुका है। किसको वोट देना है लोगों ने पहले से सोच लिया है।
और जब चुनाव प्रचार थम जाता है तो मतदाता भी अपने आप में सोचता है कि उसे किसे वोट देना चाहिए। जिस तरह के समीकरण होते हैं या लोगों को जो चीजें अच्छी लगती हैं उस पे लोग वोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी की साधना ये 14 में भी उन्होंने की थी, 19 में भी की थी और इस बार भी कर रहे हैं। तो ये उनका अपना निजी मामला है। ठीक बात है कि चुनाव के दरमियान भी करते हैं, तो जाहिर है चुनाव में तो एक प्रेशर होता ही है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को एक प्रेशर रहता है कि देश की जनता ने क्या मैंडेट दिया है। और अगर कोई ध्यान योग करता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है। और यहाँ आमतौर पे राजनीतिक दल यही कहते हैं, सबको खाने पीने पहनने पूजा पद्धति सबकी अपनी चॉइस का सम्मान करना चाहिए। अब चॉइस को लेके ही अगर राजनीति लोग करेंगे इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। मुझे इसमें तो चुनाव आयोग तक भी कंप्लेन हो चुकी है। उसका जो भी ग्राउंड इन लोगों ने लिया है कि मीडिया दिखाएगा या प्रचार होगा या इससे फर्क पड़ जाएगा या ध्यान करने से मतदाता का मन टेलीपैथी से जुड़ के उसे बदल देगा, तो शायद इस तरह की चीजें कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हमें लगता है कि ऐसा करके वोटर्स की समझ को भी कम आंकने की कोशिश की जाती है और वो भी कहीं से ठीक नहीं है। वोटर को बरगला पाना या फिर उसको इस तरीके से प्रभावित कर देना इतना आसान है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई मंदिर चला जा रहा है, मत्था टेक दे रहा है, कोई किसी गुरुद्वारे में चला जा रहा है या किसी मस्जिद में चला जा रहा है, तो इससे वोटर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेहा यादव जी, रही बात कैमरे के सामने साधना करने की या कैमरा लेकर जाकर मंदिर में आराधना करने की, तो अखिलेश यादव जी जब कन्नौज में मंदिर में गए तो उस दौरान भी कैमरे वहां पर मौजूद थे। अभी प्रियंका जी, जैसा मैंने जिक्र किया कि जब हिमाचल गई तो वहां पर भी कैमरे मौजूद थे। इसके अलावा जब आपके ही सहयोगी तेजस्वी यादव जब मच्छी खा रहे थे तब भी कैमरा वहां पर मौजूद था। जब राहुल गांधी जी मटन परोस रहे थे तब भी कैमरा वहां पर मौजूद था। तो आजकल अगर नेता कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैमरा उनको फॉलो कर रहा है और वो उसको प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो फिर यही अगर काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, प्रधानमंत्री मोदी करें, गृहमंत्री अमित शाह करें, तो फिर दिक्कत और परेशानी क्यों? देखिए, गर्भगृह में कभी भी कोई नेता कैमरामैन, वीडियोमैन या मीडिया कर्मियों को लेकर के नहीं जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी इतने फोटोजीवी हैं और इतने फोटो और वीडियो के प्रेमी हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ फोटो वीडियो से प्रदर्शनी करने का काम करते हैं। आप बताइए ना, इस देश के प्रधानमंत्री को आज जवाब देना चाहिए था कि 20 करोड़ रोजगार का, नौकरियों का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी जाकर के कन्याकुमारी बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को हार का डर है, इसीलिए तपस्या करने चले गए। और 4 जून के बाद तो प्रधानमंत्री जी खाली रहेंगे। भरपूर तपस्या करें, कुंभ में कल्पवास करें, पूरे 1 महीना जाए रहे, कुंभ में भी शामिल होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आज चुनाव के समय ये दिखावा क्यों, ये ड्रामा क्यों, ये कपड़ों को बदल बदल के और हेयर स्टाइलिंग कर करके, और जिस तरह मंदिर में प्रसाद लेके जाया जाता है, मंदिर में फूल लेके जाया जाता है, मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती लेके जाया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कैमरा लेके जा रहे हैं, फैशन डिजाइनर लेके जा रहे हैं। ये सब चीजें ले जाने का क्या औचित्य है, आप बताइए अमित जी। मैं पूछना चाहती हूँ, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। कल आखिरी चरण का चुनाव है और इस आखिरी चरण के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आखिरी चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी भी इस बार बनारस से हारने जा रहे हैं और ये मोदी जी का भी आखिरी चुनाव साबित होगा, क्योंकि इस देश की जनता महंगाई के खिलाफ वोट करने जा रही है। जो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, वो वादा खिलाफी के खिलाफ इस देश की जनता वोट करने जा रही है। पेपर लीक से नौजवान उत्तर प्रदेश और पूरे देश का परेशान है। वो नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार वोट किया है और आखिरी चरण के चुनाव में शुभकामनाएं, क्योंकि सारे मुद्दे इससे पहले 2019 में भी उठाए गए थे, 22 में भी उठाए गए थे। फिर भी अगर आपको भरोसा है कि यही सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट आपको कर रही है, आपको नहीं लगता ये गंभीर मुद्दे नहीं है? नहीं, मैंने कभी कहा नहीं कि गंभीर मुद्दे नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि इन मुद्दों को आपने 2019 में उठाया था, 22 में भी उठाया था, उसके बावजूद बीजेपी अगर उनके साथ थी, तो इसका मतलब है ना कि ये आपके लिए मुद्दा होगा, पब्लिक के लिए इस मुद्दा का समाधान होगा। हीरो वाजपेयी जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। अमित जी, इस बार जनता जवाब देगी। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले को, टिकट देने वालों को जनता जवाब देगी। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल किया ना, आप जवाब भी सुन लीजिए। हीरो वाजपेयी आनंद जैसे मसाज मंत्री के मुकदमे वापस लेने वालों को भी जनता जवाब देगी। देखिए, या तो इनका वॉल्यूम डाउन करिए और या इनको चुप कराइए। डिबेट नहीं, आप बोलिए अपनी बात से रहना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, जनता जवाब सबको देगी। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है
और मुझे लगता है जो बातें जनता के लिए, ये कहते हैं मोदी जी ध्यान करने गए, जनता घबरा जाए, जनता बरगला जाएगी कि मोदी जी ने कपड़े बदल लिए तो जनता वोट डाल दे। अगर मोदी जी ये करिश्मा है तो फिर इन सबको बेकार ही तो ये सब कर रहे हैं प्रचार, बैठ जाना चाहिए। मोदी जी अगर इतना बड़ा करिश्मा है कि वो कपड़ा चेंज कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे तो जनता वोट मोदी को दे दे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पिछले 10 सालों के चुनाव में, हिंदुस्तान के चुनाव में एक बड़ा बदलाव आया है कि लोग अपने धर्म और आस्था को दर्शाने लगे। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि वो जिस धर्म में हैं, जो आस्था रखते हैं उसको प्रकट करते हैं। वो कई बार काशी विश्वनाथ गए, वो कई बार पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए, वो जहां जाते हैं वहां जो आराध तीर्थ है उसके दर्शन करते हैं। उसका ये मामला निजी है, ये उनकी आस्था का सवाल है। हिंदू धर्म में वो पैदा हुए, हिंदुओं की जो पूजा पद्धति है, जो आस्था है, जो हमारी भक्ति के इतिहास है, उसके आधार पर वो काम करते हैं और इससे पहले लोग नहीं करते थे। अब उसी बात के चक्कर में कई लोग नौ ढोंगी बनकर मंदिर जा रहे हैं, जनता के दिखावे में मंदिर, उनको कष्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी का मंदिर जाना नेचुरल तरीका है और वोट के लालच में मंदिर जाना एक अलग तरीका है। मुझे लगता है जनता 4 चुनाव में ऐसे तमाम लोगों को जान चुकी है कि जो मंदिर सिर्फ वोट लेने जा रहे हैं, मोदी जी अपनी आराधना के लिए जाते हैं, अपनी साधना के लिए जाते हैं और ये काम वो आज से नहीं कर रहे, जब से वो मुख्यमंत्री हुए तब कर रहे थे, उसके पहले हमारे संगठन मंत्री थे तब कर रहे थे। एक लंबा उनका अनुभव है संगठनात्मक, सामाजिक, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री। ठीक है, उस अनुभव के आधार पर वो जनता से बात करते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और जनता का एक अटूट विश्वास है। ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नियत है। कह रहे साहब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो काशी हार जाएंगे। मुझे लगता है इन सब जो महानुभाव बैठे हैं डिबेट में, इनको 4 जून को जरूर बुलाइएगा और 4 जून को पूछिएगा कि भाई क्या हुआ, ठीक है सर, क्या बयानबाजी जुड़ेंगे सब 4 जून को भी जुड़ेंगे, 34-35 अपनी बात रखेंगे। अभी तो उससे पहले कल हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, तब भी आप लोग को जोड़ेंगे, अपनी बात रखिएगा और 4 को जब नतीजे आएंगे तब भी हम सभी लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका जी, जिस बात का जिक्र हीरो वाजपेयी जी यहाँ पर कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की हार होने जा रही है, अजय राय की जीत होने जा रही है। बहुत पहले अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि देखिए वो 80 में 80 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि सिर्फ एक सीट जीतेंगे, वो है क्योटो की सीट और 79 सीट पर उनकी हार होगी। बाद में उन्होंने बयान में थोड़ा सा संशोधन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, उस एक सीट पर भी फाइट है। जब उनको लगा कि अजय राय को चुनाव से पहले उन्होंने हारा हुआ घोषित कर दिया, तब उनके बयान में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि नहीं, उस सीट पर फाइट है, देखेंगे क्या होगा। क्या एक मैच्योर बयान है एक ऐसे नेता का जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी तरफ से क्या एक मैच्योर बयान है कि हम सभी 79 सीट पर जीतने जा रहे हैं? खासतौर से तब जब 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 403 में से 400 हम जीत रहे हैं, 3 ही हार रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ तब सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि 400 का, तो ये बैकफायर कर गया। ये ऐसे हो गया कि इनके खुद के नेता कहने लगे कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, तो वो तो पूरी तरह से बैकफायर कर गया। और मुझे लगता है ये क्या एक मैच्योर बयान था? अपने आप में सिद्ध हो चुका है कि इमेच्योर बयान था। चलिए दूसरी बात हम काशी की कर लेते हैं। काशी की जनता पूरी तरह से उत्साहित थी। काशी की जनता पूरी तरह से ट्रैफिक जैम, इसलिए कि पुरानी रार है ये, कोई प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आज कोई भी योजना ऐसी नहीं आई है जिसको कहा जा सके कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई हो। आप बता दीजिए 2-4 योजनाओं के नाम की, कौन सी योजना है जिनसे नौकरियां मिली हैं वहां के लोगों को। आपको मैं बताऊं कि वहां आप हमें ये बता दीजिए कि आपका प्रत्याशी वहां सपा लड़ा भी रही है कि नहीं लड़ा रही? अखिलेश यादव का ये बयान अजय राय के खिलाफ निजी दुश्मनी का बयान था और उन्होंने उनको पहले ही हारा घोषित कर दिया है। निजी दुश्मनी है ये, नेचुरल गठबंधन ही नहीं। और जनता जानती है गठबंधन अवसरवादियों का गठबंधन है, इसलिए आपको किनारे कर रही। कांग्रेस तो बची नहीं उत्तर प्रदेश में। आप लड़ाई किसकी लड़ रही प्रियंका जी? आप मुद्दे क्या बताएंगी? आपके प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले, आपको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले। हमें लगता है कहीं और के बदलाव को स्वीकार करिए नहीं प्रियंका जी, लेकिन बनारस में आए बदलाव को तो स्वीकार करना होगा क्योंकि वहां की जनता इस बदलाव को स्वीकार करती है। जैनेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बाहर हो चुकी है। अरे प्रियंका जी बनारस गई नहीं ना, बनारस देखा है इन्होंने। ठीक है, जैनेन जी आप कुछ कहना एक बार आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आइए प्रियंका जी। अरे हम हो गया देखा ही है, वहाँ हम डिस्कशन करके आए, वहां जनता से मिल के आए, महिलाओं से, तभी तो कह रहे हैं कि उस बदलाव को आपने देखा होगा। जैनेन जी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय था जहाँ पर आप, ठीक है प्रियंका बहन, मेरी बात भी सुनिए, जल्दी से 10 सेकंड के भीतर।
मैं यही बताना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी से क्या अपेक्षा करेगी जनता, जो किस मुंह से कह रही है कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। जो लोग ये कहते थे कि हमें अगर हिंदुओं पे और भी गोली चलवानी पड़ती तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हम चलवाते। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो पिछड़ों का आरक्षण था, 79 जाति समूह जो शामिल है, उसमें 79 जाति समूहों के अंदर 25 जाति समूह इन्होंने मुसलमानों के आरक्षित कर दिए थे। इस वजह से जो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए समय में और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं आप सभी से माफी दिया। चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहें।